तो पहला वाला जो वीडियो था उसमें मैं इतारोपोक समझा रहा था, पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो वहीं रुक गया था। तो उसी वीडियो को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। एस्किमो के अंदर ही हम लोग इतारोपोक पढ़ रहे थे। तो इतारोपोक में क्या होता है आप देखिएगा। इससे पहले हमने माओपोक पढ़ा था। आप इस वीडियो के साथ कंटिन्यूस देखिएगा, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब इसमें जब सील मछली का शिकार किया जाता है तो दो छिद्रों का प्रयोग किया जाता है। माओपोक में एक छिद्र का प्रयोग किया जा रहा था, इसमें 2 छिद्रों का प्रयोग किया जाता है। एक छिद्र के पास तो मनुष्य अपना चारा लटकाए, वो जो एस्किमो है चारा या हड्डी या मांस या कुछ भी वो उसको वहाँ पर लटकाए रखता है और सील मछली का वेट कर रहा होता है। ये एक खड्डा है। दूसरा एस्किमो उसके पास वाले खड्डे में भाला घुसाए हुए खड़ा रहता है। जैसे ही इस खड्डे के पास में सील मछली आती है, नीचे से भाला घुसता है और इस सील का शिकार हो जाता है। इतारोपोक या इतुआरपोक इस प्रकार की विधि का नाम है। माओपोक मैंने आपको इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझा दिया है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसमें कुछ टेक्निकल कारण की वजह से वीडियो रुक गया था, तो मैंने उसी के कंटिन्यूस में ये वीडियो बना है। और एक और विधि है जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर उसके बारे में समझाया था, उसका नाम है उतोक विधि। उतोक, माओपोक, इतुआरपोक और उतोक। अब देखिए इस विधि में क्या होगा, आप देखना मार्च अप्रैल मई के आसपास जब हमारे उत्तरी गोलार्ध के अंदर ग्रीष्मकाल आता है, तब एस्किमोज वाला जो एरिया है वो भी बर्फ़ के मामले में खुलता है। बर्फ़ वहाँ पर पिघलती है और एक स्वच्छ वातावरण या यूँ कहे खुला वातावरण बनता है। धूप निकलती है, रोशनी आती है और सभी के सभी सील मछलियाँ भी ज़मीन पर आती है, पानी से निकल के ज़मीन पर आती है, घूमती है, धूप सेकती है। और इस खुले वातावरण के अंदर ये जो हमारे एस्किमोज हैं ये भी अपने रेंडियर पशुओं के साथ, अब आपको पहले रेंडियर दिखा, तो एस्किमोज ये रेंडियर है। बहुत खतरनाक लग रहा होगा आपको, ये कुत्ता होता है, रेंडियर इसका नाम है। और इसके साथ में जो गाड़ी बनाई जाती है वो स्लेज गाड़ी है। ये देखिएगा 3-4 रेंडियर्स एक साथ एक रस्सी से, ये देखिए 1 2 3 4, ये सभी के सभी एक रस्सी से जुड़े होते हैं। और यहाँ पर जो स्लेज गाड़ी है ये इसको खींचते हैं आगे, और इसको खींचते तो एक तरह का रथ बन जाता है, जिस रथ के ऊपर एस्किमो सवार होते हैं और अपने शिकार को ढूंढने और शिकार करने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो उतोक में क्या होता है, एस्किमो अपने रेंडियर पर, अपनी स्लेज गाड़ी पर जो है समुद्र के पास पहुंचते हैं, जहां पर सील मछली धूप सेकने के लिए और सांस लेने के लिए बाहर आई हुई होती है, ग्रुप के अंदर वहां पर घूम रही होती है। फिर ये एस्किमोज क्या करेंगे, अपनी गाड़ी से उतरेंगे और बर्फ़ में घसीटते घसीटते आगे पहुंचते हैं और अपने भाले से यकायक हमला करते हैं। अचानक से उस सील मछली के झुंड के ऊपर हमला करेंगे तो 1 2 3 4 उनको ये घायल कर ही देते हैं। और शिकार की इस विधि को उतोक कहते हैं। माओपोक और ये 2 अन्य विधियाँ थी शीतकाल वाली हमने देखी, और ये है उतोक विधि जो कि ग्रीष्मकाल की विधि है। फिर हम लोग बात करते हैं कि जब हम लोग बेफिन द्वीप की बात करें, बेफिन द्वीप, हडसन की खाड़ी, ये क्षेत्र आप देखिएगा एटलस में, तो आपको कनाडा जो है उसके उत्तर में आपको एक क्षेत्र मिलेगा। तो वहाँ पर फिर से इन एस्किमोज का शिकार करने का तरीका और ढंग बदल जाता है। इसमें ये लोग जंतुओं को मारने के लिए उस हार्पून को भोंकते नहीं हैं, बल्कि उसे फेंकते हैं। मतलब एक रोप बांध लेते हैं और सीधा सीधा उसके ऊपर फेंकते हैं सीधा, और लगातार फेंकते रहते हैं। इसे बोलते हैं थ्रोइंग हार्पून्स। और इस प्रकार के शिकार ये लोग उस समय करते हैं जब ये बड़ी बड़ी मछलियों का शिकार करते हैं, जैसे वेल मछली का, जैसे वालरस का और आदि का। तो इन शिकार के लिए ये लोग इस प्रकार के थ्रोइंग हार्पून्स, फेंकने वाले भालों का इस्तेमाल करते हैं। परिवहन के लिए ये लोग स्लेज गाड़ी का प्रयोग करते हैं। स्लेज गाड़ी मैंने आपको बता दी। नाव जो है इनकी कायक और उमियाक प्रकार की जो नाव होती है वो शिकार के लिए काम आती है। कायक किस प्रकार की नाव होती है और उमियाक किस प्रकार की नाव होती है, चलिए देखते हैं। ये है एस्किमोज की उमियाक नाव, जिस नाव के ऊपर एस्किमो सवार है, देखिएगा। और इस नाव के ऊपर वो बहुत सारे भाले लेकर के बैठते हैं और बड़ी मछलियों का शिकार करते हैं। मॉडर्न ज़माने की जो कायक या उमियाक है वो इस प्रकार की नाव आप लोगों ने कई बार पिक्चरों में देखी होगी, हो सकता है कोई बैठा भी होगा इस प्रकार की नाव में। तो ये मॉडर्न है और ये प्रकार की जो नाव है ये एस्किमोज यूज़ करते हैं। कायक, उमियाक, जब भी आपका नाम आए तो आप इस प्रकार की, बेसिकली इसे कायक कहेंगे, कायक। उमियाक थोड़ी सी चौड़ी होती है, जिसमें अभी इसमें एक व्यक्ति बैठा है। उमियाक में आमने सामने 2-3 लोग एक साथ बैठे होते हैं और जालीनुमा इस प्रकार की नाव होती है वो, और उसके ऊपर बैठ के शिकार किया जाता है। ये है वालरस, जिसका शिकार किया जाता है
एक व्हेल मछली का भी किया जाता है। सील मैंने आपको बता ही दी, ये रही सील। ये है वालरस, इसका भी शिकार, ये बड़ा जंतु है, इसका भी शिकार थ्रोइंग हार्पून से किया जाता है। पास से शिकार कर नहीं सकते वरना ये शिकार कर लेगा, तो हार्पून्स को फेंक के शिकार किया जाता है। कई बार इसका भी शिकार किया जाता है, ऐसे हम लोग बोलते हैं पोलर बियर, हिंदी में बोलेंगे ध्रुवीय भालू। इस ध्रुवीय भालू का भी इस जालिम हथियार के द्वारा शिकार एस्किमो करते हैं। ये उनकी स्लेज गाड़ी है, मैंने आपको बता दी थी स्लेज गाड़ी किस प्रकार की होती है। और ये देखिए, ये आगे एक प्रकार का हिरण है जो कि स्लेज गाड़ी को खींच रहा है। आगे मैं इस देवी की भी फ़ोटो आपको दिखाऊंगा आगे जब हम लोग कल्चर की बात करेंगे इनके, तो इस देवी की ये लोग पूजा करते हैं, इसके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे। तो आपको आई होप तीनों शिकार की पद्धतियाँ एस्किमोस की पता चल गई होगी। अब हम सील का महत्व देख लेते हैं। सील मछली का क्या महत्व है, इतना हम लोग सील क्यों कर रहे हैं। सील मछली का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इनको खाने के रूप में खाया जाता है, मांस प्राप्त किया जाता है। इनकी खाल से कपड़े बना लिए जाते हैं, इनकी खाल से तंबू बना लिए जाते हैं, इनकी चर्बी को सुखा के जलाया जाता है जो कि हाथ तापने के आगे काम भी आता है, खाना पकाने के भी काम आता है। इनकी हड्डियों से स्लेज गाड़ी बनाई जाती है, इनकी जो आंत होती है उससे धागे काम में लिए जाते हैं और सिलाई के काम आता है। तो सील मछली का महत्व एस्किमोस के लिए बहुत ज़्यादा है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि ग्रीष्म काल में बेसिकली हिम पिघलती है, छोटी वनस्पति उगती है, मैंने आपको बताया। स्थलीय पशुओं का शिकार किया जाता है, इनमें ये लोग कैरिबू का शिकार करते हैं। कैरिबू जो मैंने अभी आपको हिरण बताया ना, वो 12 सिंघा की तरह हिरण होता है जिसे वहाँ पर कैरिबू कहा जाता है। तो कैरिबू का शिकार किया जाता है और अमेरिकन नस्ल के जो रेंडियर होते हैं उनका भी शिकार किया जाता है। बेसिकली ये जो कैरिबू हैं ये वहाँ पर ग्रीष्मकाल में उत्पन्न शैवाल, घास और काई आदि खाने के लिए आते हैं, छोटी छोटी सी झाड़ियाँ, फूल, पत्ते, तो वहाँ पर इनका शिकार किया जाता है। और कैरिबू जो है बेसिकली सामूहिक रूप में घूमते हैं, जैसे कि आपने देखा भी होगा हिरण जो है वो सामूहिक रूप में ही घूमते हैं, तो उनका शिकार भी समूह में ही किया जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं कि अन्य शिकारों में, तो अन्य शिकारों के अंदर यहाँ पर खरगोश, बतख, हंस, चिड़िया, इस प्रकार के भी शिकार हो जाते हैं, जो सामने आ जाए वो गया। तो फिर हम लोग बात करते हैं गर्मियों के क्रियाकलापों में मछली जो है वो बार बार प्रयोग की जाती है क्योंकि बर्फ़ पिघल गई है, चारों तरफ पानी है, तो मछलियों का शिकार करना ज़्यादा आसान होता है। सर्दियों के अंदर बर्फ़ जमी रहती है तो मछलियाँ आमतौर पर दिखती नहीं हैं। खाने की बात करते हैं तो बेसिकली एस्किमो का अर्थ ही होता है कच्चा मांस खाने वाला, तो बेसिकली ये लोग 100% मांसाहारी तो हैं ही। बेसिकली सील मछली का ये लोग सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। कैरिबू मैंने आपको बता दिया, सब नाम याद रखिएगा। वालरस अभी आपको दिखा दिया जिसके दांत ऐसे निकले होते हैं ऊपर से नीचे की तरफ। ध्रुवीय भालू मैंने अभी आपको दिखा दिया। व्हेल मछली का भी ये लोग शिकार करते हैं। फिर अगर हम लोग बात करें तो वस्त्रों की बात करेंगे तो कैरिबू के खाल से वस्त्र बनाए होते हैं, सील की खाल से भी ये लोग वस्त्र बनाते हैं। ध्रुवीय भालू के जो समूर होते हैं, समूर मतलब होता है फर, जैसे आजकल आप कृत्रिम फर वाले जो जैकेट्स पहनते हैं ना, उस प्रकार से ये लोग ओरिजिनल ध्रुवीय भालू वाले जो फर है वो पहनते हैं। और एस्किमो के कपड़े मतलब बेसिकली आप देखिएगा बहुत सावधानी से कटे हुए और बहुत ढंग से सिले हुए होते हैं, और ये वस्त्र बनाने का काम इनमें स्त्रियाँ करती है, और धागे में ये लोग सील मछली के जो आते हैं और इस प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। फिर हम लोग बात करें कि जब ध्रुवीय बर्फ़ जब चमकती है बहुत ज़ोर से, तो आप आँख नहीं खोल सकते, इतनी ज़बरदस्त तरीके से चमकती है ग्रीष्मकाल में। उस चमक से बचने के लिए ये लोग आँखों पर वालरस, जो बताया था मैंने अभी आपको, वालरस वो दांत वाला जो है जंतु, तो उसके जो दांतों से बने छिद्रदार चश्मे होते हैं, मतलब इस प्रकार के चश्मे बनाते हैं जिसमें छेद होते हैं बहुत सारे, उसका प्रयोग करते हैं वो। फिर हम लोग बात बताते हैं कि निवास स्थान, निवास गृह किस प्रकार के होते हैं, तो बेसिकली ये लोग इग्लू के घर बनाते हैं जो कि बर्फ़ से बने होते हैं। मकान में हड्डी, पत्थर, खाल और बर्फ़ का प्रयोग किया जाता है। बेसिकली ये लोग सख्त बर्फ़ देखते हैं और अंदाजे से ही बर्फ़ को तोड़ते हैं, बर्फ़ को काटते हैं और पता लगाते हैं कि कौन सी बर्फ़ इनके ज़्यादा काम की है, किस बर्फ़ से इग्लू बनाया जा सकता है। ये देखिए, ये है इग्लू। बेसिकली इग्लू की जो चौड़ाई होगी वो लगभग 4 मीटर के आसपास होती है, और जो इनकी ऊंचाई होती है वो लगभग 3 मीटर के आसपास होती है। लगभग एक कमरा इनका बनी जाता है जिसमें 2 से 3 लोग आराम से पास पास सो जाया करते हैं। दीवारों के चारों तरफ रस्सी बंदी होती है और उसकी चारों तरफ खाल बंदी होती है ताकि अंदर के लोगों की हीट से वो बर्फ़ पिघले ना। नहीं समझे? जैसे ये गोल वाला इग्लू है, अब इस इग्लू के अंदर भी चारों तरफ खाल लगा के रखते हैं ताकि जहां मनुष्य बीच में सो रहा है उसमें और इग्लू की दीवार जो बर्फ़ की बनी है उसके बीच में खाल रहे ताकि इसको भी ठंड ना लगे और इनकी हीट से भी वो इग्लू अंदर से पिघले ना। टेक्नोलॉजी है, सिविल इंजीनियरिंग कह सकते हो आप इसको।
तो और बेसिकली कई कई बार ये पास पास भी बहुत सारे इग्लू बनाते हैं। पहले अपने नाच गाने का स्थान बनाते हैं और उसके चारों तरफ ये इग्लू भी बनाते हैं। और ये इग्लू पूरी तरीके से बर्फ़ का बना होगा, कहीं कहीं पर हड्डियों का प्रयोग किया जाता है, कहीं कहीं पर खाल भी लगाई जाती है बीच बीच में। ये गोल सा इग्लू है, ये बीच में जाने का रास्ता है। ये लगभग 4 मीटर चौड़ा और 3 मीटर की इसकी हाइट होती है लगभग। तो इस प्रकार का इसकी संरचना होगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ग्रीष्मकालीन डेरे। तो बेसिकली ग्रीष्मकाल में ये लोग परिवहन के साधनों का प्रयोग करते हैं, पानी के समीप जाते हैं, मछलियों का शिकार करते हैं, एक निश्चित स्थान पर नहीं रहते हैं टिक के, जैसे कि हम भी नहीं रहते हैं। अगर हम लोग बात करें तो स्लेज इनकी मुख्य तरह जो है इनके परिवहन के साधनों का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्लेज मैंने अभी आपको बता दिया कि वो जो रेंडियर डॉग्स होते हैं 3 से 4, वो एक स्लेज गाड़ी को खींचते हैं। वो स्लेज गाड़ी होती है और यहाँ सामने 2-3 डॉग्स होते हैं, वो चलते जाते हैं और ये जो गाड़ी है ये अपनी चिकनाहट से बर्फ़ के ऊपर फिसलती रहती है। तो बेसिकली ये हो गया स्लेज। फिर हम लोग बात करते हैं कायक की। तो शिकार करने के लिए वो जो मैंने अभी आपको एक वाली जो नाव बताई जिसमें 1 से 2 लोग बैठ सकते हैं, कायक नावों का प्रयोग किया जाता है। और अगर हम लोग बात करें उमियाक का, तो उमियाक इस प्रकार की नाव होती है जिसमें 2 से 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं आमने सामने। कायक के अंदर एक ही व्यक्ति बैठ सकता है, जो एक तरह का गोल छेद होता है अंडाकार, और उसमें व्यक्ति बैठता है, उसे कहेंगे हम लोग कायक। और उमियाक हम लोग कहेंगे जिसके अंदर 1 से 2 लोग बैठ सकते हैं और भारी जो है किसी मछली का शिकार करना हो, जैसे किसी व्हेल का शिकार करना हो, तो उमियाक में बैठ के करते हैं, बिकॉज उसके अंदर 2 से 3 लोग मिलकर के संभाल सकते हैं। कायक में एक ही व्यक्ति बैठा होता है। कायक का फोटो मैंने अभी आपको दिखा दिया है। ईंधन के रूप में ये बेसिकली सील मछली की जो चर्बी होती है उसका प्रयोग करते हैं। सील मछली की जो चर्बी है वो सूखती है और सूखने के बाद वो जलाने में काफ़ी अच्छी रहती है। औजार में हारपून मैंने आपको दिखाई दिया था, सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है। उसके अलावा हड्डियों से बने तीखे औजार ये लोग काम में लेते हैं। संस्कृति की बात करें तो संस्कृति के अंदर हम लोग देखें तो बेसिकली कपड़े तो ये एक ही बार पहनते हैं और उन कपड़ों को ये तब तक चलाते हैं जब तक कि फट ना जाए। खेलने में ये लोग ताश भी खेलते हैं, कुश्ती भी खेलते हैं, फुटबॉल की तरह एक गेम होता है वो भी खेलते हैं, नाच गाना भी इनका आपस में चलता रहता है। स्त्रियां बेसिकली पालन पोषण का काम करती है और स्वस्थ रहने के नियमों का ये खास तौर से पालन नहीं करते। मतलब ऐसा नहीं है कि ये लोग रोज़ नहाएंगे जैसे कि आप लोग नहाते हो, बिकॉज वहाँ पे ठंड इतनी है कि ये जिन नियमों का हम लोग पालन कर रहे हैं, स्वास्थ्य के नियमों का, उन नियमों का ये लोग पालन नहीं करते हैं। इसलिए इनका जीवन काल भी कोई बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता है। फिर हम लोग बात करें तो इनके समाज में एक जादूगर होता है। वो जादूगर इनके समाज का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति होता है और वो भूत प्रेत, शरीर में जो है भूतों का वास है और ये सब चीज़ों का ये लोग काफ़ी ज़्यादा ये लोग मानते हैं इन सब चीज़ों को। और इन्हीं चीज़ों की भविष्यवाणी और बीमार लोगों के बारे में बताना, ये सभी काम वो जादूगर इनके समाज में रह करके करता है। फिर हम लोग बात करें कि इनकी रीति रिवाजों में समुद्री जानवरों का काफ़ी प्रभाव हमें देखने को मिलता है, जैसे कि सेदना क्या है? सेदना इनकी एक देवी है। ये है इनकी देवी जिसकी ये लोग पूजा करते हैं, जिसे बोलते हैं सेदना इनका नाम है। देखिएगा, ऊपर से मनुष्य और नीचे से फिश। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जो समुद्री जो जीव जंतु है उनका इनके कल्चर में काफ़ी उपयोग है। कैरिबू जो मैंने आपको बताया था, ये है वो हिरण जिसे कैरिबू कहते हैं, इसका भी वो शिकार करते हैं। ये मैंने बताया था आपको। कायक जो नाव है, ये है कायक नाव जिसमें एक व्यक्ति बैठता है। और उमियाक सील मछली है, ये ध्रुवीय भालू है, हारपून आपने देख ही लिया। ये देखिए, इस प्रकार की नाव होती है जिसमें एक व्यक्ति बैठता है। उमियाक में 2 से 3 व्यक्ति बैठते हैं, इसमें एक ही व्यक्ति बैठता है। ये रेंडियर है जो स्लेज को खींच के ले जा रहा है और ये इस प्रकार की देवी है। आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि ये कहीं ना कहीं दिख रही है कि कोई पानी की देवी है और इनकी शक्ल भी मंगोलाइट जैसी है। इसका मतलब ये लोग अपने आप को इस देवी से जोड़ करके मानते हैं। तो ये थी सेदना देवी इनकी। अब हम लोग बात करते हैं वातावरण से इनका समायोजन। तो ये तो हम लोग कह ही सकते हैं कि जितनी दक्षता से इन्होंने अपने आप को वातावरण के साथ समायोजित किया है, बिकॉज हम लोग आज सबसे अच्छे वातावरण में हमने अपने आप को अनुकूलित कर रखा है। हम लोग ईंट सीमेंट के मकान के अंदर बैठे हैं तो हमें पता नहीं है बाहर कितनी ठंड है, बाहर कितनी गर्मी है, बाहर कितनी बाहर वर्षा हो रही है। लेकिन जो पृथ्वी का जो सबसे कठोरतम इलाका है वहाँ पर ये लोग खुले में
निवास कर रहे हैं और जो प्राकृतिक चीज़ें इन्हें मिल रही है उसी से ये अपने आप को सर्वाइव करते हुए चल रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि आर्कटिक और अंटार्कटिक जैसे क्षेत्रों के अंदर ये लोग एक हार्पून के सहारे, एक इग्लू के सहारे, सील मछलियों के सहारे, रेंडियर्स के सहारे अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। तो ये अपने आप में वातावरण के साथ समायोजन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है। तो इसी के साथ जो इनके भाईबंद हैं सेमयोद, तुंगू, चकची, इनके बारे में एक सामान्य सी जानकारी देख लीजिए। इनका एरिया मैं आपको नहीं बताऊंगा, लंबा हो जाएगा वीडियो, बता चुका हूं मैं जस्ट आपको इससे पिछले वीडियो के स्टार्टिंग में। बेसिकली सेमयोड है, तुंगू है, याकूत है, युकागीर है, चकची है, कोरियाक है, उस्ताक है, ये सभी के सभी जो एस्किमोज हैं उन्हीं के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम हैं, अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनके नाम आप लोग रट घोट लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेमोयेद, उस्तियाक, तुंगू, याकूत, युकागीर, चकची, कोरियाक, ये सभी के सभी नाम इन्हीं की उससे जुड़े हुए हैं, प्रजाति से जुड़े हुए हैं। सेमोयेड्स जो लोग हैं वो पश्चिमी साइबेरिया में जो पेचोरा बेसिन है, पेचोरा रिवर और ओब जो रिवर है उसका जो बेसिन है उसके अंदर ये लोग पाए जाते हैं। और फिर हम लोग देखें तो ये सभी के सभी लोग आखेटक हैं जैसा कि एस्किमोस थे, रेंडियर का प्रयोग करते हैं जैसा कि एस्किमोस करते हैं, कभी कभी रेंडियर्स का शिकार भी करते हैं जैसा कि एस्किमोस करते हैं। मतलब ये वही हैं जो एस्किमोस हैं। अगर हम लोग बात करें तो रेंडियर की, तो रेंडियर का प्रयोग भी अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से करते हैं। जैसे स्कैंडिनेविया है, जो जैसे फिनलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे है, इसके उत्तरी भाग में जो लैप लोग रहते हैं, लैप इज अ टाइप ऑफ एस्किमो हु लिव्ड इन नॉर्दर्न यूरोप। तो उत्तरी यूरोप के अंदर रहने वाले जो एस्किमोज हैं, लैप जो लोग हैं, ये रेंडियर को पालते हैं और रेंडियर का दूध निकालते हैं और उससे पीते हैं। आप देखिएगा, और उन रेंडियर के ऊपर सामान डाल करके एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ परिवहन का काम भी ये लोग करते हैं। स्लेज गाड़ियां भी ये लोग खिंचवाते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें पश्चिमी साइबेरिया में सेमोयेड्स की, तो सेमोयेड्स लोग दूध कुछ नहीं निकालते हैं और न ही इनके ऊपर सवारी करते हैं। ये बेसिकली रेंडियर का प्रयोग कब करते हैं? सिर्फ और सिर्फ ये लोग रेंडियर का प्रयोग करते हैं सह आखेट के लिए। मतलब मैं भी शिकार करूंगा, मेरा कुत्ता भी शिकार करेगा, हम दोनों मिलेंगे और हम लोग जाएंगे और शिकार करके आएंगे। मतलब जो डॉग होगा उनका, जो रेंडियर होगा, वो भी उनके साथ साथ शिकार करेगा। और ये लोग सवारी नहीं करते हैं उसकी। बेसिकली ये लोग रेंडियर का शिकार करते हैं, लेकिन रेंडियर का शिकार ये लोग तब करते हैं जब एक्सट्रीम में एक लंबे समय तक इन्हें खाना नहीं मिला हो, तब जाकर के ये रेंडियर्स का शिकार करेंगे। फिर हम लोग साइबेरिया की ही बात करें, पूर्वी क्षेत्र में जो तुंगू रहते हैं, ये रेंडियर का दूध निकलते हैं, उनकी सवारी करते हैं, उनसे स्लेज गाड़ियाँ बनवाते हैं। तो ये रेंडियर के जो उपयोग है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से किया जाता है। वहीं अगर हम लोग बात करें पूर्वी साइबेरिया की जो चकची हैं, कोरियाक लोग हैं, वो भी सेम ऐसे कैसे रेंडियर का प्रयोग दूध धोने के लिए और उनका स्लेज गाड़ियों के रूप में उनका प्रयोग, या फिर उनका मांस प्राप्त करने के लिए उनका वध करना, इस प्रकार के प्रयोग रेंडियर के लिए करते हैं। अगर हम लोग बात करें भोजन की, तो वैसा का वैसा ही भोजन है जैसा कि एस्किमोस प्राप्त करते हैं, और इसमें रेंडियर का उपयोग ज़्यादा हो जाएगा। फिर अगर हम लोग इनकी बात करें तो इनका क्षेत्र, इनका भोजन और इनका रहन सहन, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता है। इनका वस्त्र, इनके जो तंबू होते हैं, इनके जो इग्लू होते हैं, कई कई जगह लोग तंबू डालते हैं, जिस तंबू के अंदर ये लोग वहाँ पे विद्यमान जो टेगा वन है, टुंड्रा क्षेत्र है, वहाँ की जो वनस्पति है, वहाँ के जो पेड़ हैं, जो तीखे जो पेड़ हैं, उन पेड़ों की लकड़ियों का उपयोग करते हैं, उनके पत्तों का इस्तेमाल भी करते हैं वहाँ के तंबू के लिए। कई शताब्दियों पहले बोरो नाम का एक विद्वान था, जो विद्वान तो क्या था, यात्री था, विद्वान ही कह सकते हैं। तो वो जब वहाँ पे यात्रा करता है उत्तरी आर्कटिक क्षेत्र में, तो वो इस क्षेत्र के जो सेमोयेड्स लोग हैं उनका वर्णन कुछ इस वाक्य द्वारा करता है कि इन लोगों के मकान नहीं हैं, वरन केवल तंबू हैं जो रेंडियर की खाल के बने हैं, और नीचे लट्ठों का आधार है, लकड़ी के जो लट्ठे होते हैं उनका आधार है। उनकी नाव रेंडियर की खाल की बनी है, और जब वे किनारे पर आते हैं तो अपनी नावों को अपनी पीठ पर लाद के उनकी गाड़ियों के लिए केवल रेंडियर नाम के पशु उनके पास में है। और फिर ये लोग रोटी और अनाज बिल्कुल नहीं खाते हैं, सिवाय इसके भी कोई भी रूसी व्यक्ति उनके लिए कुछ लाकर दे दे। मतलब जब तक कोई कुछ लाके नहीं देता ये लोग नहीं खाते हैं। ये लोग बेसिकली मांस का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार का इन्होंने इनके संबंध में कहा था। नवीन युग की बात करें तो पिछले 50 वर्ष में पूर्वी सोवियत संघ द्वारा और रूसी सरकार द्वारा
आर्कटिक क्षेत्र तक पहुंचने के लिए कई सारी रिवर्स जैसे ओब, येनिसी, इनका प्रयोग किया जा रहा है और मार्ग विकसित किए जा रहे हैं कि हम लोग वहां तक पहुंचे और वहां के लोगों को भी सांस्कृतिक रूप से और शिक्षा की दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से हम लोग समृद्ध करें ताकि वो हम लोगों के साथ तालमेल बिठा सके और जिस कठिन परिस्थितियों में लोग निवास कर रहे हैं उन्हें वो कठिनाई कम से कम हो। तो ये था आपका एस्किमो, चुकची, सैमोयेड्स, तुंगू और इस प्रकार की जनजातियां जो शीत और शीततम क्षेत्रों में निवास करती है। तो इस वीडियो के बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जनजाति के साथ। आप लोग इसी तरह से बने रहिएगा। हम लोग एक एक करके सभी जनजातियों को पढ़ेंगे और आप लोग वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रश्न आता है दिमाग में तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एस्किमोस को हम सब की तरफ से बाय बाय, गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा।